रीबर्थ ऑफ लव ऑफ माइन, एपिसोड 12, जोधपुर राजस्थान। हॉस्पिटल। आरंभ ने अपना सर झुका रखा था, पर उसकी भारी सांसों की आवाज आ रही थी। उसकी आंखें खून से भी ज्यादा लाल हो रखी थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आंखें आने वाली तूफान की गवाही दे रहे थे। आदित्य जी विंडो के पास जाकर बाहर देखने लगे। वो कभी अपनी इमोशन बताते नहीं थे, मगर थे तो इंसान ही ना, दर्द उन्हें भी तो होता था। वो विंडो से बाहर अंधेरे को देखते हुए बोले, धीरज उससे फिजिकली अब्यूज किया करता था। वह रोती थी, चिल्लाती थी, मगर उसकी आंसुओं का धीरज पर कोई असर नहीं था। वजह सिर्फ इतनी थी कि आराधना को पता चल गया था कि त्रिशा को वो दवा देने वाला इंसान कोई और नहीं, धीरज था। शी नोज एवरीथिंग। धीरज का उसे पेरिस में प्रपोज करना, उससे शादी करना, प्यार का ढूंढ रचना, उसकी भावनाओं के साथ खेलना, सब एक प्लानिंग थी। त्रिशा को पाने की प्लानिंग थी। He was so fucking obsessed with Trisha. प्यार जैसा कुछ भी नहीं था, बस त्रिशा को पाना उसकी जिद थी। उस इंसान के हिसाब से हम सब कुछ बैठे बिठाए हमारी रियासत से मिला था। फिर चाहे वह बिजनेस हो, नाम हो, पहचान हो, लेकिन उसे सबको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। वो एक ऐसा इंसान था जिसे सब कुछ शॉर्टकट से चाहिए था। He hate us. बोलते हुए उन्होंने गहरी सांस ली। आदित्य जी एक गहरी सांस लेकर आगे बोला, फिर वो दिन आया जो किसी बुरे सपने से कम नहीं है हमारे लिए। That was your birthday आगमन। बोलते हुए उन्हें पलटकर आरंभ की तरफ देखा, जो एकटक जमीन को घूर रहा था। आदित्य जी नम आंखों के साथ बोले, स्वर्ण हमेशा आपके जन्मदिन को लेकर एक्साइटेड रहती थी। उसे अपने बेटे का जन्मदिन सबसे बेस्ट बनाना होता था। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके बेटे का जन्मदिन उसकी जिंदगी का रोस्ट डे हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वो कहीं खो गए। फ्लैशबैक। राजमहल। स्वर्णा मिठाई की बक्सों को टेबल पर रखते हुए बोली, काका ये रहे मिठाई के डब्बे, और याद रहे कि कोई भी चीज की कोई कमाई नहीं रहनी चाहिए। आज हमारी कुबरसा जन्मदिन है। हमारे आरंभ का जन्मदिन है। बोलते हुए उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, और हो भी क्यों ना, प्यार जो करती थी वो अपने बेटे से इतना। तभी उनका फोन बजा। उन्होंने अपना फोन चेक किया तो कॉलर आईडी पर आराधना का नाम शो हो रहा था। स्वर्णा ने जल्दी से कॉल पिक किया। वो अभी कुछ बोलती है कि दूसरी तरफ से आराधना के रोते हुए बोली, स्वर्णा प्लीज हमारी मदद करो, प्लीज हमारी मदद करो, प्लीज। स्वर्णा एकदम से परेशान होकर बोली, क्या हुआ आराधना, और आप रो क्यों रही है? 1 मिनट चुप हो जाइए और बताइए क्या हुआ है। हम अभी आपके पास आ रहे हैं। घर पर है आप? आराधना जी रोते हुए बोली, घर नहीं, प्लीज घर पर नहीं, हम हमारे फार्म हाउस पर हैं। प्लीज जल्दी आ जाओ, वरना मार देंगे वो हमें, डर लग रहा है, प्लीज। बोलते हुए कॉल एकदम से कट हो गया। स्वर्णा को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। उसने जल्दी से आदित्य जी को एक मैसेज सेंड किया और फार्म हाउस के लिए निकल गई। थोड़ी देर बाद स्वर्णा आराधना के फार्म हाउस के बाहर थी। वो आराधना का फार्म हाउस था, जिस बारे में किसी को नहीं पता था सिवाय स्वर्ण और त्रिशा के। स्वर्णा जल्दी से अंदर गई, लेकिन आराधना की हालत देखकर वो एकदम से घबरा गई। वो आराधना के पास आकर बोली, आराधना ये क्या हुआ आपको? ये इतनी सारी चोट आपको कैसी लगी? बोलते हुए वो एकदम से रुक गई और वो बहुत ध्यान से उन निशानों को देखने लगी। अचानक से स्वर्ण बोली, डोमेस्टिक वायलेंस। अगर हम गलत नहीं हैं तो ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। क्या धीरज? स्वर्ण के इतना बोलते ही आराधना एकदम से बिखर गई। इसके आगे स्वर्ण को कोई जवाब ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आराधना की हालत से साफ पता चल रहा था कि धीरज ने उसे कितना टॉर्चर किया था। आराधना रोते हुए बोली, वो हमें मार देगा स्वर्ण, मार देगा वो हमें, और हमारे बच्चों को भी मार देगा वो। प्लीज बच्चा ली हमें, इंसान नहीं है वो जानवर है। ये सुनते ही स्वर्ण एकदम से आराधना से अलग हुई। वो हैरानी से बोली, बच्चा? फ्लैशबैक एंड। आदित्य जी धीरे से बोली, आराधना प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा धीरज का था। वो 2 सालों से लगातार धीरज के टॉर्चर को सह रही थी। धीरज हमेशा उसे सबको जान से मरने की धमाका कर चुप करवा देता था। उद्धरण चिन्ह। और वो अपनी दोस्ती के लिए चुप रह जाती थी, लेकिन आज उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उससे और नहीं रहा गया और वो सीधे फार्म हाउस आ गई। उसे डर था अपने बच्चे को खो ना दे। उद्धरण चिन्ह। उसने धीरज का सारा सच स्वर्ण को बता दिया। वही स्वर्ण का यकीन कर मुश्किल था इस बात पर, जो इंसान हर पल उनके साथ रहता था।
वो इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता था और उन्हें कभी पता नहीं चला। स्वर्णा ने पुलिस को कॉल करके धीरज की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, उसने हमें और अधिराज को भी सब बता दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बोलते हुए वो वही बेंच पर बैठ गए और अपने चेहरे को अपने दोनों हाथ से ढक लिया। वो धीरे से बोले, स्वर्णा जा चुकी थी हमें छोड़कर। ये बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू बहकर उसके गाल पर आ गए। वो अपनी भारी हुई आवाज में बोले, जब हम और अधिराज फार्म हाउस पर पहुंचे तब स्वर्ण अपनी आखिरी सांस ले रही थी। आराधना एक तरफ किसी जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। उससे कोई होश ही नहीं था। उसकी आंखों के सामने धीरज ने बहुत ही बेरहमी से स्वर्ण को मारा था। उसके पेट पर 20 से भी ज्यादा बार सटेप किया था। ये कहते हुए उनका गला भर आया, आखिरी उन्हें अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने दिम तोड़ते देखा था। वो धीरे से बोले, मरने से पहले स्वर्ण ने हमें एक वादा लिया था, वादा आराधना से शादी करने का और उसके बच्चे को अपना नाम देने का। स्वर्ण का दिल सोने का था लेकिन हमारा नहीं। हम ये नहीं कर सकते, लेकिन हमें मजबूर किया अपनी कसम देकर। वही ये सुनते ही आरंभ ने कासकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। किसी ने शायद नोटिस नहीं किया था लेकिन आरंभ की आंखों से भीगी हुई थी। वो रो रहा था, वो अपनी जिंदगी का वो सच सुन रहा था जिसे वो अनजाना था। जिस वजह से उसने आराधना से अपनी नाराजगी दिखाई थी, वह तो वजह ही झूठी थी। आदित्य जी खुद को संभालते हुए बोले, आपको याद है बचपन में आप आराधना को छोटी माँ कहते थे। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं था, आप सच में उन्हें अपनी छोटी माँ मानते थे। आप स्वर्ण से ज्यादा आराधना के करीब थे। स्वना चाहती थी कि उनसे जाने के बाद आराधना आपकी माँ बनकर आपको वो प्यार से वो अब वो नहीं दे पाएगी। लेकिन शायद ये किस्मत को मंजूर नहीं था, इसलिए आराधना को आपका प्यार नहीं आपकी नाराजगी मिली। हमने आराधना से शादी कर ली लेकिन आप उन्हें कभी अपनी माँ के तौर पर अपना नहीं पाएंगे। सब कुछ एकदम से बिखर गया था। हम आपको समझ नहीं पाए क्योंकि नाराजगी तो आपके आदमी में हमारे लिए भी थी ना। बोलते हुए उनको आरंभ की तरफ देखा, लेकिन आरंभ ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अधिराज जी आदित्य जी के कांधे पर हाथ रखकर बोले, उस हादसे से बाद में धीरज गायब था। पुलिस उसे ढूंढ रही थी लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। हमें त्रिशा की फिक्र हो रही थी और राजस्थान में रहना हमारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। इसलिए हम त्रिशा को लेकर हेमशा के लिए पेरिस चले गए। लेकिन कहते हैं ना, आप कितना भी भाग लो हकीकत से, लेकिन हकीकत आप तक पहुंच ही जाती है। और हुआ भी वही जिस बात का हमें डर था। हम किसी इंपॉर्टेंट काम के सिलसिले में पेरिस से बाहर गए थे और जब वापस आए तो त्रिशा की डेड बॉडी हमारे सामने पड़ी हुई थी और हमारी रूहानी गायब थी। उद्धरण बोलते हुए उनकी आंखें नम हो गई। वो धीरे से बोले, उसने कहा था कि वो हमारी बेटी को हमसे दूर कर देगा और उसने कर दिया। हमारी रूहानी को अपने साथ ले गया। हमारी बच्ची हमसे दूर ना जाने किस हालत में उस इंसान के साथ थी। हम सब की खुशियां उस इंसान ने एक झटके से छीनी। उस इंसान की वजह से आपका पूरा बचपन खराब हो गया। उस इंसान की वजह से मेरी रूहानी, मेरी प्रिंसेस एक नौकरानी की जिंदगी जी रही थी। इतना बोलकर वो रुक गए, इससे ज्यादा कोई कुछ और नहीं बोल पाया। सबकी आंखें भारी हुई थी। आखिर एक बार फिर उनका दर्दनाक अतीत उनके सामने आ गया था। कुछ पल की खामोशी के बाद मल्हार धीरे से बोला, रानी सा प्रेग्नेंट थी तो फिर उनका बच्चा। आदित्य जी गहरी सांस लेकर बोले, 9 महीने बाद आराधना ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन वो बच्चा बहुत कामजोर था। इस दुनिया में आते ही 12 घंटे बाद उसके बच्चे की मौत हो गई थी। उन्हें अभी इतना ही कहा था कि कुछ टूटने की आवाज आए। आदित्य जी ने एकदम से सर उठाकर आरंभ की तरफ देखा, जिसका हाथ खून से सना हुआ था। आरंभ के ठीक सामने जो शीशे की दीवार थी, वो चकनाचूर होकर फ्लो पर बिखरी हुई थी। आरंभ इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। उसके दर्द ने अब उसके गुस्से की जगह ले ली थी। वो बिना कुछ वहां से चला गया। मल्हार भी आरंभ के पीछे जाने को हुआ कि आदित्य जी मल्हार को रोके हुए बोले, रुक जाए मल्हार, अकेला छोड़ दीजिए उन्हें, वक्त की जरूरत है उन्हें खुद को संभालने के लिए। खुद को संभालेंगे नहीं तो बिखर जाएंगे और आराधना उन्हें कभी भी बिखरा हुआ नहीं देख सकती। जोधपुर राजस्थान। आरंभ हॉस्पिटल से निकलकर एक सुनसान जगह पर गया। वो एक सुनसान सड़क पर था, जहां उसके दोनों तरफ से जंगल ही जंगल था। शाम का वक्त था, हल्का हल्का अंधेरा भी अब होने लगा था। आरंभ वही कार से लगकर वहीं नीचे बैठ गया। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके आसपास क्या चल रहा था कोई मतलब नहीं था।
वो सामने अंधारे में एक टक घूर रहा था और कहीं खोया हुआ था। उसकी आंखों पूरी की पूरी लाल थी, बाल बिखरे हुए थे, वो किसी लाचार आदमी की तरह लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसने अंदर कितना दर्द भरा हुआ था ये सिर्फ वही जानता था। उसे आराधना जी के साथ बिताए हर पल को याद आ रहे थे, कैसे उसका आराधना जी से नाराजगी दिखाना और आराधना जी का चुपचाप सब कुछ सह लेना। उसने हमेशा से आराधना जी को अपनी नाराजगी दिखाई थी, लेकिन आज उसे पता चल रहा था कि जिस वजह से उसने आराधना जी को अपनी नाराजगी दिखाई थी, वो वजह ही झूठी थी। सिर्फ 12 साल का छोटा बच्चा था वो, जब उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की डेड बॉडी लाई गई थी। टूट चुका था वो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार वो अपनी माँ से करता था। वेट कर रहा था वो कि उसकी मम्मा आएगी और फिर उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, लेकिन जब उसकी मम्मा आई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे उसके पापा की जरूरत थी, लेकिन उसके पिता उसके पास नहीं आए, और जब आए तो आराधना जी को उसकी माँ बनाकर ले आए। नाराजगी थी उसे इस वक्त की, जो अब गिल्ट में बदल चुकी थी। ये सब याद करते हुए उसने अपने आंखें बंद की और उसकी आंखों के सामने उसकी आराधना का चेहरा घूम गया, जो मुस्कुराहट हुए उसे देख रही थी। आरंभ ने अचानक अपनी आंखें खोली और धीरे से बोला, छोटी माँ। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वो कहीं खो गया। फ्लैशबैक। राजमहल। हाँ 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 मम्मा, आप हमें नहीं पकड़ सकती। हाँ हाँ हाँ। 4 साल का आरंभ पूरे घर में इधर उधर भागते हुए को तंग कर रहा था, जो हाथ में दूध का गिलास पकड़कर आरंभ के पीछे पीछे भाग रही थी। डार्क येलो कलर की बनारसी साड़ी में स्वर्णा बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी काली आंखें इधर उधर आरंभ को ढूंढ रही थी। आरंभ के पीछे पीछे भागते हुए स्वर्णा वार्निंग देते हुए बोली, आरंभ अपनी माँ के पास आइए, वरना आज आपकी मासा आपको खूब डांटेगी। जल्दी बाहर आइए और दूध का गिलास फिनिश कीजिए। आरंभ एक पिले के पीछे छिप गया और हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, आप हमें नहीं डांट सकती मासा, क्योंकि हम आपके बेटे हैं और आप हमसे बहुत प्यार करती है। अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, प्यार एक तरफ और डांट एक तरफ बच्चा। अब जल्दी से अपनी मासा के पास आइए। बोलते हुए स्वना ने तिरछी नजरों से पिले के पीछे देखा और फिर खुद उसकी तरफ बढ़ गई। आरंभ, जो पिले के पीछे से अपना सर निकलकर सोने को देखने की कोशिश कर रहा था, तभी किसी ने उसका कान पकड़ लिया। आरंभ नहीं जल्दी से सामने देखा, जहां स्वर्ण उसका कान पकड़े खड़ी थी और उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। आरंभ जल्दी से बोला, आह मासा, दर्द हो रहा है। बोलते हुए उसने अपनी मासूम सी शक्ल बना ली। स्वना उसका कान छोड़कर अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर आरंभ को घुरते हुए बोली, अच्छा अब दर्द हो रहा था। दूध पी लिया होता तो ये दर्द भी नहीं होता, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी मासा को परेशान करना है बस। स्वना उसे डांट रही थी और आरंभ चुपचाप अपना सिर झुकाकर उसकी डांट सुन रहा था। आरंभ को दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए स्वना हमेशा ही उसे इस बात के लिए डांटती थी। स्वर्णा अभी भी बोल ही रही थी कि आरंभ तेज आवाज में बोला, छोटी माँ। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए आरंभ आराधना जी की तरफ भागा, जो बाहर के दरवाजे पर अंदर आ रही थी। आराधना जी जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ गई। आरंभ भागता हुआ आया और एकदम से उसके सीने से लग गया। आराधना जी मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ पार्टनर? लेट मी गेस। मम्मा से फिर डांट पड़ी। आरंभ जल्दी से बोला, हाँ माँ सा, हमें वो गंदा वाला दूध पिला रही थी और हमें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो कितना गंदा लगता है। बोलते हुए उसने अजीब सा मुंह बना लिया। आराधना जी आरंभ के दोनों गाल को पकड़कर खींचते हुए बोली, अरे मेरा मासूम बच्चा, कितना जुल्म करती है आपकी माँ सा आप पर, लेकिन कोई बात नहीं। अब आपकी छोटी माँ आ गई है ना, अब वह आपको प्रोटेक्ट करेगी। स्वर्णा दोनों के पास आकर बोली, कोई मासूम बच्चा नहीं है, दिन भर बस शैतानियां ही करता है और आप। उद्धरण चिन्ह। आप भी कुछ काम नहीं है, जब दोनों साथ होते हो तो बिल्कुल बच्चे बन जाते हो और फिर किसी क्राइम पार्टनर की तरह दोनों सिर्फ शैतानियां ही करते हो। आराधना जी और आरंभ एक साथ बोले, उफू मसा, क्राइम पार्टनर की तरह नहीं, हम क्राइम पार्टनर ही हैं। बोलकर वो दोनों ने एक दूसरे को ताली दी और फिर खिलखिलाकर हंस दिए। स्वर्णा दोनों को घूरते हुए बोली, कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि आपने आरंभ को बिगाड़ा है या फिर आरंभ ने आपको बिगाड़ा है। एक्चुअली में आप दोनों बिगाड़े हुए हो। बोलकर स्वर्णा वहां से चली गई। स्वर्णा को गुस्से में देखकर दोनों जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गई। अब नाराज किया था तो मनाना भी तो दोनों को ही था।
फ्लैशबैक एंड। आरंभ धीरे से बोली, क्या आप कभी अपने क्राइम पार्टनर को माफ कर पाएंगी छोटी माँ? एक अपराध में बोलते हुए उसकी आवाज, जो शर्म ही कभी कम होने वाला था, उसने अपने दिल में कितना दर्द हो रहा था, शायद ही कोई इसका अंदाजा लगा सकता था। बोलते हुए उसकी आवाज में एक गिल्ट था, जो शायद ही कभी कम होने वाला था, उसे अपने दिल में कितना दर्द हो रहा था, शायद ही कोई इसका अंदाजा लगा सकता था। आरंभ की आंखें लाल हो गई थी। कब उसके आंखों से आंसू बहने लगा उसे खुद इस बात का एहसास नहीं हुआ। वो लगी देर तक वही बैठा रहा और पूरी बातों को सोचता रहा। आधी रात कब बीत गई, उसे इस बात की खबर तक नहीं हुई। ना जाने रात के किस पहर आरंभ का फोन बजा। आरंभ ने जल्दी से अपना फोन चेक किया तो मल्हार उसे कॉल कर रहा था। आरंभ ने कॉल रिसीव किया और जल्दी से वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। आरंभ सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। वो उस कॉरिडोर में पहुंचा जहां पर केसर थी। मिस्टर सिसोदिया उसे देखकर बोले, थैंक गॉड आप वापस आ गए। आरंभ कुछ पल रुककर बोला, व्हाट हैपन? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए आरंभ की नजर दरवाजे की तरफ चली गई, जिस कमरे के अंदर केसर थी। तभी पीछे से नर्स की आवाज आई, हुकुम सा आप एक बार मेरे साथ अंदर आइए। उद्धरण चिन्ह। आरंभ ने एक नजर उस नर्स को देखा और वो सीधे वार्ड की तरफ बढ़ गया। वो कुछ पल रुका और दरवाजा खोला कर अंदर चला गया। अनादर आते ही उसकी नजर केसर की तरफ चली गई, जिसकी आंखें बंद थी और एक डॉक्टर उसकी ड्रिप चेंज कर रही थी। आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, क्या हुआ डॉक्टर? आपने? इतना बोलते हो रुक गया, क्योंकि केसर ने हल्के से अपनी आंखें खोली और वो चुपचाप उसे देखने लगी थी। आरंभ की दिल की धड़कनें बुरी तरह शोर करने लगी थीं। वो जल्दी से केसर के पास आया और उसने दूसरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। जोधपुर राजस्थान हॉस्पिटल में वार्ड के अंदर आते ही आरंभ की नजर केसर की तरफ चली गई, जिसकी आंखें बंद थी और एक डॉक्टर उसकी ड्रिप चेंज कर रही थी। आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, क्या हुआ डॉक्टर? आपने? इतना बोलते हो रुक गया, क्योंकि केसर ने हल्के से अपनी आंखें खोली और वो चुपचाप उसे देखने लगी थी। आरंभ की दिल की धड़कनें बुरी तरह शोर करने लगी थीं। वो जल्दी से केसर के पास आया और उसने दूसरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। केसर चुपचाप बिना कुछ बोले एक टक आरंभ को देख रही थी, जिसकी शर्ट पर अब भी खून लगा हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल हो रखी थी। केसर अपनी धीमी सी आवाज में बोली, हुकुम सा। केसर के मुंह से हुकुम सा सुनते ही आरंभ की जान में जान आई। वो केसर का हाथ कसकर पकड़कर हुकुमरानी सा। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही केसर की आंखों से आंसू बहते हुए उसके गालों में छुप गया। आरंभ उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, दर्द हो रहा है कहीं? उद्धरण चिन्ह। केसर धीरे से बोली, नहीं, बस आप कहीं मत जाओ। बोलते हुए अब उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। आरंभ ने उसके आंसुओं को साफ किया और धीरे से बोला, कहीं नहीं जा रहे हैं हम, ओके? उद्धरण चिन्ह। अब तक डॉक्टर संध्या भी उनके पास आ चुकी थी। वो उन दोनों को देखकर बोली, हुकुम सा, हुकुमरानी सा अब बिल्कुल ठीक है और बच्चे की कंडीशन भी पहले से बेहतर है। कल तक हुकुमरानी सा को डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। आरंभ ने डॉक्टर संध्या को देखा पर वो कुछ बोला नहीं। इधर डॉक्टर संध्या ने केसर की ड्रिप चेंज करने लगी। वही केसर अभी भी आरंभ को देख रही थी। आरंभ की हालात का अंदाजा था उसे पता था कि उसे इस हालत में देखकर आरंभ की क्या हालात हुई होगी। उसे बस अभी आधा घंटे पहले ही होश आया था। कुछ पल बाद डॉक्टर संध्या आरंभ से बोली, हुकुम सा प्लीज कम विथ मी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। उनके जाने के बाद पूरे वार्ड में बिल्कुल शांति छा गई थी। आरंभ बिना कुछ बोले अपनी जगह से उठा और वहां से जाने लगा। अभी वो ठीक से 2 कदम ही बढ़ा था कि वो एकदम से रुक गया। उसने पीछे पलटा कर देखा, जहां केसर ने उसकी शर्ट के एक कोने को अपनी मुट्ठी में भर रखा था और अपनी बड़ी बड़ी आंख से उसे देख रही थी। आरंभ चुपचाप अपनी हल्की लाल आंखों से केसर के चेहरे की तरफ देखने लगा। केसर धीरे से बोली, आप रो रहे थे? आंखें लाल है आपकी, मतलब आप पक्का रो रहे थे? आरंभ अपनी नजर दूसरी तरफ करके बोला, नहीं। बोलकर उसने गहरी सांस ली। केसर गहरी सांस लेकर बोली, हमें पता नहीं था कि आप झूठ भी बोलते हैं। ये सुनते ही आरंभ ने एकदम से केसर की तरफ देखा। केसर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए धीरे से बोली, क्या हालत बना कर रखी है आपने अपनी? उद्धरण चिन्ह। आरंभ कुछ पल रुककर बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उद्धरण चिन्ह। केसर धीरे से बोली, हमारे पास आइए। उद्धरण चिन्ह।
बोलते हुए उसने आरंभ को झुकने का इशारा किया। आरंभ केसर के चेहरे के करीब जाकर रुक गया। केसर हल्के से हाथ उठाकर आरंभ के बाल को सही करना शुरू कर दिया। आरंभ बस चुपचाप उसे देख रहा था। केसर आरंभ के गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, आप ऐसे अच्छे नहीं लगते। यू आर आरंभ प्रताप सिंह ओकी। उद्धरण चिन्ह। आरंभ कुछ पल रुककर बोला, आप आराम कीजिए, हम एक बार डॉक्टर से मिलकर आते हैं। बोलकर वो रुका और उसने झुककर केसर के माथे पर किस कर लिया। केसर की आंखें सुकून से बंद हो गई। आरंभ उसे अलग हुआ और कुछ पल केसर के चेहरे को देखने के बाद वो वहां से निकल गया। कुछ देर बाद आरंभ डॉक्टर के केबिन में डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था और बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें देख रहा था। डॉक्टर आरंभ की तरफ एक फाइल बढ़ाकर बोली, हुकुम सा, ये हुकुम रानी सा की रिपोर्ट है। वो ठीक है लेकिन बहुत आराम की जरूरत है। बेबी की कंडीशन अनस्टेबल हो गई थी जो अब ठीक है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है वरना डिलीवरी में दिक्कत हो सकती है। आरंभ ने अपना सर हाँ में हिला दिया और केबिन से निकल गया। वो बाहर आया और वो तुरंत कैंटीन की तरफ बढ़ गया। कैंटीन में पहुंचते ही वो सीधे एक कोने में गया जहां पर एक छोटी सी बालकनी बनी हुई थी और वो वहीं जाकर बैठ गया। दूसरे तरफ केसर के वार्ड का दरवाजा खुला और मिस्टर सिसोदिया अपनी धीमी कदमों से अंदर आए। केसर इस वक्त दवाइयों की वजह से सो रही थी, इसलिए तो हिम्मत कर वो यहाँ उसके वार्ड में आए थे। वो चुपचाप केसर के पास रखे स्टूल पर बैठ गए और उसके चेहरे की तरफ देखने लगे। केसर का वो खूबसूरत चेहरा इस वक्त किसी फूल की तरह मुरझाया हुआ था। मिस्टर सिसोदिया केसर का हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, पता नहीं कैसे आपसे कहे कि आप हमारी प्रिंसेस हैं, हमारी रूहानी हैं। आपको तो कुछ याद भी नहीं बच्चा। बोलकर उन्हें एक बार केसर के हाथ को चूम लिया। इधर आरंभ इस वक्त आराधना जी के वार्ड के सामने खड़ा था। अंदर जाना चाहता था लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। तब भी किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। आरंभ ने एकदम से पलटकर मल्हार को देखा। मल्हार कुछ पल रुककर बोला, हुकुम सा, अब और खुद को मत रोकी, वक्त रहते अगर चीजों को संभाल लेंगे तो बिगाड़ने की नौबत नहीं आएगी। आरंभ ने एक नजर वार्ड के दरवाजे की तरफ देखा और फिर मल्हार को। उसने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। अंदर जाते ही वो एकदम से रुक गया और वह चुपचाप आराधना जी को देखने लगा। इस वक्त आराधना जी के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, उनके कॉलर बोन से ठीक नीचे बैंडेज लगा हुआ था और उसने हॉस्पिटल गाउन पहना था। हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी, वो वेंटिलेटर पर थी। आरंभ कुछ पल उसे देखता रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों के सामने एकदम से वो नजरा घूम गई जब आदित्य जी शादी करके आराधना जी को राजमहल लेकर आए थे। आरंभ ने एकदम से अपनी आंखें खोली और उसने अपने कदम आराधना जी की तरफ बढ़ा दिए। जोधपुर राजस्थान हॉस्पिटल में आरंभ धीरे कदमों के आराधना जी के पास गया और वही स्टूल पर बैठ गया और उन्हें देखते हुए बोला, क्यों किया आपने ऐसा, क्यों नहीं रोका कभी हमने? हम आपको तकलीफ देते रहे और आप बिना कुछ बोले हमारी दी गई हर तकलीफ को मुस्कुराते हुए सहती रही। बोलते हुए उसने धीरे से आराधना जी का हाथ थाम लिया। वो कुछ पल रुककर बोला, आई वॉन्ट माई छोटी माँ, माई क्राइम पार्टनर, प्लीज कम बैक। आरंभ की इतना कहने के बाद आराधना जी की हार्ट रेट बढ़ चुकी थी। आरंभ ने मॉनिटर की तरफ देखा और फिर उसने आराधना जी के हाथ पर हल्की सी किस कर ली। वही वार्ड के दरवाजे के बाहर आदित्य जी खड़े थे, उनकी आंखें हल्की नम थीं। उन्हें अपने आंसू साफ किए और आरंभ को देखते हुए बोले, आपका फैसला बिल्कुल सही था स्वर्णा। इस पूरी दुनिया में अगर हमारे बच्चे को कोई माँ जैसा प्यार दे सकती है तो वी बस आराधना है। उद्धरण चिन्ह। दूसरा दिन आराधना जी ने धीरे धीरे अपनी आंख खोली। कुछ पल अपनी धुंधली निगाहों से चारों तरफ देखने के बाद उसका विजन साफ होने लगा। आराधना जी धीरे से बोली, हम यहाँ। बोलते हुए उसने उठने की कोशिश की और वो खुद ही उठकर बैठ गई। आराधना जी ने एक बार अपने सीने पर लगे बैंडेज को देखा और फिर उसने अपने हाथ की तरफ देखा जिस पर ड्रिप लगी हुई थी। उसे लगातार ड्रिप चढ़ रही थी। उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि वहां हॉस्पिटल में है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लिया और उन्हें याद आया कि आखिरी हुआ क्या था। उनकी आंखों के सामने आरंभ का चेहरा आ गया। बेहोश होने से पहले जब उनको आरंभ की आंखों में खुद के लिए डर देखा था। आराधना जी एकदम से अपनी आंखें खोलकर बोली, आरंभ, वो क्या है? वो ठीक तो होगा ना? बोलते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी। तभी एक आवाज आई, गोली आपको लगी है और फिक्र हमारी कर रही है आप।
ये सुनते आराधना जी के नज़ारे सीधे बालकनी के डोर की तरफ चले गई जहां पर आरंभ खड़ा था। उसके कान पर ब्लूटूथ लगा हुआ था। उसने अभी भी वही शर्ट पहनी हुई थी जिस पर खून के धब्बे थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखें अभी भी हल्की लाल थी। आराधना जी धीरे से बोली, आप ठीक है? आरंभ आराधना जी की तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला, क्यों किया आपने ऐसा? क्या जरूरत थी? क्या साबित करना चाहती है आप? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वो अब तक हॉस्पिटल बेड के पास आ चुका था। आराधना जी धीरे से बोली, एक माँ अपने बच्चों को बचाने से पहले क्या सोचेगी? उद्धरण चिन्ह। आरंभ उनकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर आपको कुछ हो जाता तो? बोलकर उसने आराधना जी के गाल पर हाथ रखा और उसका आंसू साफ किया। आराधना जी को भी नहीं पता चला था कि कैसे उनकी आंखों से आंख से बह निकले। आराधना जी धीरे से बोली, अगर हमें कुछ हो जाता तो क्या आपको फर्क पड़ता? ये सुनते ही आरंभ ने गहरी सांस ली मगर वो कुछ बोला नहीं। अब आराधना जी का सवार जवाब देने लगा था। वो अब धीरे धीरे रोने लगी थी और उनसे अब ये हैंडल नहीं हो रहा था। उन्हें उनका बेटा चाहिए था, उनका आरंभ चाहिए था, वो आरंभ जो बचपन में उसके सबसे ज्यादा करीब था। आरंभ आराधना जी का चेहरा अपने दोनों हाथ में थाम कर बोला, प्लीज स्टॉप क्राइंग छोटी माँ। ये सुनते ही आराधना जी जो अभी तक रो रही थी वो एकदम से फ्रीज हो गई। उसने अचानक से सर उठाकर आरंभ की तरफ देखा। वो धीरे से बोली, क्या क्या कहा आपने अभी? आरंभ प्लीज एक बार फिर से कहिए ना। आरंभ आराधना जी के चेहरे की तरफ देखा कर बोला, छोटी माँ। इस बार उसकी आवाज में उसका दर्द झलक रहा था। आरंभ आराधना जी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी छोटी माँ। आरंभ के इतना कहते ही आराधना जी आरंभ के सीने से लग गई और वो फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगी। आरंभ ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने उसकी मां का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। आराधना जी रोते हुए बोली, हम परेशान हो गए थे आपके मुंह से ये सुनने के लिए। आई एम सॉरी बच्चा, हमारी वजह से आपका बचपन खराब हो गया, हमारी वजह से स्वेरना आपस में दूर हो गई, आई एम सॉरी। आरंभ आराधना जी से अलग हुआ और अपना सर उनके सर जोड़ते हुए बोला, यू नो आई नेवर वांटेड योर सॉरी। हमें आपकी सॉरी नहीं चाहिए थी, हम बस नाराज थे आपसे। अगर उस वक्त हमारी नाराजगी दूर कर दी होती तो आज इतना फसाला हमारे बीच नहीं आता। आराधना जी धीरे से बोली, आप हमसे नफरत नहीं करते? आरंभ हल्का सा मुस्कुराकर बोला, हम आपसे नफरत नहीं कर सकते, जानती हैं आप। हम बस नाराज थे और हमें थोड़ा वक्त चाहिए था। आई नो, थोड़ा ज्यादा ही वक्त ले लिया हमने। उसकी बात सुनना चाहते हुए भी आराधना जी हल्का सा मुस्कुरा दी। वो कुछ पल रुककर बोली, आप हमसे दूर तो नहीं जाओगे ना? आरंभ आराधना जी की आंखों में देखते हुए बोला, नेवर। हाँ सुनते ही आराधना जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और उनका आरंभ के कंधे पर सर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आरंभ ने हल्के से उसके बालों पर किस कर लिया और उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा। आरंभ की इस हरकत पर आराधना जी हल्का सा मुस्कुरा दी। 4 महीने बाद राजमहल। केसर इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और वो रेडी हो रही थी। आज उसका बेबी शॉवर होने वाला था जिसकी तैयारी आला हॉल में चल रही थी। उसने व्हाइट कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था और उसके साथ उसने एक टियारा लगाया हुआ था जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। वो सच में किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। उसका बेबी बम्प साफ नजर आ रहा था। केसर का 8वां महीना चल रहा था जो लगभग खत्म होने वाला था। बस एक सप्ताह बाकी था 9वां महीना शुरू होने में। केसर अपने बेबी बम्प को सहलते हुए गहरी सांस लेकर बोली, बस कुछ दिन का इंतजार और फिर आप हमारे पास होगे, आई एम वेरी एक्साइटेड। बोलते हुए वो अपने बेबी बम्प को सहला रही थी। वही अचानक से बेबी ने किक करना स्टार्ट कर दिया। ये फील करते ही केसर के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो अपने बेबी बम्प को मिरर में देखे हुए बोली, बेबी आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी से मम्मा के पास आ जाना, ओके। वो मुस्कुराते हुए अपने बेबी बम्प को देख रही थी कि तभी उसके पीछे से आवाज आए, हुकुमरानी सा, आपको पता है ना, ज्यादा देर खड़े रहने से आपकी पूरी बैक में पेन होने लगता है और पैर में भी। ये सुनते ही केसर ने मुड़कर आरंभ को देखा जो इस वक्त गेट के पास खड़ा था और उसे ही देख रहा था। केसर ने बिना कुछ बोले आरंभ को ऊपर से नीचे तक देखा। इस वक्त आरंभ ने व्हाइट कलर का कस्टम मेड सूट पहना हुआ था जिसके अंदर उसने व्हाइट कलर का शर्ट पहना था। आरंभ उसकी तरफ बढ़ते हुए धीरे से बोला, हुकुमरानी सा, अगर आपका हमें इस कदर देखना हो चुका है
तो अब हमारे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। बोलते हुए वो केसर के सामने आकर रुका। केसर आरंभ को देख मुस्कुराकर बोली, हम तो बस रेडी हो रहे थे, इसलिए खड़े थे। वैसे आज आप बहुत अलग लग रहे हैं उमम, आई मीन यू आर लुकिंग रियली हॉट। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए केसर ने आरंभ के गले में बाहें डाल ली थीं। आरंभ केसर की कमर पर हाथ रखते हुए बोला, हुकुम रानीसा, आई एम ऑलवेज लुकिंग हॉट और इस वक्त आप हमें बहुत क्यूट लग रही है। माई क्यूट एंड हॉट चबी हुकुम रानीसा। उद्धरण चिन्ह। बोलकर उसने केसर का गाल पिंच किया। वहीं चबी वर्ड सुनते केसर का मुंह बन गया था। वो धीरे से बोली, चब्बी, मैं आपको पता, ये सुनकर हमें फील होता है कि हम मोटी हो गए हैं। आरंभ उसके गाल पर किस करके धीरे से बोला, आप मोटी नहीं है। यू आर जस्ट चबी, ओके। और वैसे भी ये भी कुछ टाइम की बात है, उसके बाद में आप फिर से वैसी ही हो जाएगी जैसी आप थी। बोलते हुए आरंभ केसर के होठों को सहलाने लगा था। केसर कुछ पल रुककर धीरे से बोली, आप ये क्या कर रहे हैं हुकुम सा, काफी आप हमारी लिपस्टिक खराब करने की तो नहीं सोच। उसने इतना ही कहा था कि आरंभ ने उसके होठों पर अपने होठों रख दिए। केसर की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और उसके के हाथ अपने आप आरंभ के बॉडी पर कस गए। वहीं आरंभ ने अपने होठों को मूव करना शुरू कर दिया। वो केसर को पैशन के साथ किस किए जा रहा था। उसके हाथ केसर की बॉडी पर फ्लो कर रहे थे। वो कभी उसके लोअर लिप्स को तो कभी अपर लिप्स को पैशन के साथ सक कर रहा था। उसके हर मूवमेंट में पैशन साफ साफ दिख रहा था। केसर के अपनी सांसें भारी होती हुई महसूस हो रही थी। आरंभ किस में इतना खो चुका था कि उसका एहसास ही नहीं हो रहा था कि केसर को सांसें नहीं आ रही। तभी केसर ने आरंभ के कंधे पर टैप किया। ये फील करते ही आरंभ ने एक पॉप की साउंड के साथ केसर के चेरी रेड लिप्स को छोड़ा और अपना सर उसके सर से जोड़ लिया। दोनों की सांसें भारी हो चुकी थी और कमरे में गूंज रही थी। जहां केसर की आंख बंद थी और वही आरंभ अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आरंभ की आंखें केसर के होठों के ऊपर थी जो हल्की हल्की सूज गई थी। होठों का रंग और लाल हो चुका था जो उसे एक्साइटेड कर रहा था। केसर अपनी बेकाबू हो चुकी सांसों को संभालते से बोली, हुकुम सा, यू मेड मी ब्रेथलेस। आए। बोलते हुए उसने धीरे से अपने आंखें खोली और चुपचाप आरंभ की आंखें देखने लगी। केसर धीरे से बोली, अब आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं। आरंभ उसे देखते हुए बोला, हमारी नजर ही नहीं हट रही आपसे, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है हुकुम रानी सा। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। आरंभ केसर का गाल सहलाते हुए धीरे से बोला, बाहर चले हुकुम रानी सा। वी आर गेटिंग लेट। बोलकर वो केसर से दूर हुआ। केसर कुछ बोलने वाली थी कि तभी आरंभ अपने एक घुटने के बाल नीचे बैठ गया। केसर कॉन्फ्यूजन से बोली, क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह। उसने इतना ही कहा था कि तभी आरंभ ने उसके बेबी बम्प पर एक किस किया और धीरे से बोला, इट्स योर बेबी शावर बेबी, ओके। सो मम्मा को परेशान मत करना और एंजॉय करना। उद्धरण चिन्ह। बोलकर आरंभ खड़ा हो गया और उसने केसर को देखा जो उसे देख रही थी और हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। आरंभ केसर की तरफ हाथ बढ़ाकर उससे बोला, चले। केसर उसका हाथ थामकर बोली, हम। आरंभ ने बिना कुछ बोले उसके फोरहेड पर हल्की सी किस कर ली और फिर उसे सहारा देकर बाहर लेकर चला आया। दोनों जैसे ही नीचे गए केसर के ऊपर व्हाइट कलर के फ्लावर्स गिरने लगे। बेबी शावर का थीम व्हाइट और फ्लावर का थीम व्हाइट था, इसलिए सब ने ऑलमोस्ट व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और डेकोरेशन सिर्फ और सिर्फ फ्लावर और पेस्टल कलर्स की थी। केसर पूरे हॉल में चारों तरफ देख रही थी, काफी अच्छी डेकोरेशन की गई थी। सानवी केसर के पास जाकर उससे बोली, भाभी सा, यू आर लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। केसर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। आरंभ केसर का हाथ पकड़कर उसे सेंटर में ले गया और उसने केसर को बैठाने में हेल्प की। वहां पर सभी लोग आए हुए थे। आराधना जी तुरंत केसर के पास आकर बोली, किसी की नजर ना लगे आपको। बोलकर उन्हें अपनी आंखों का काजल निकालकर केसर के कान के पीछे लगा दिया। उनकी इस हरकत पर केसर हल्का सा मुस्कुरा दी। आराधना जी ने केसर को लाल रंग की चुनरी उड़ाकर उसकी आरती करती है। इस पूरे समय केसर ने आरंभ के हाथ को कसकर थाम रखा था। बेबी शावर शुरू हो चुका था। सभी लोगों ने केसर के गिफ्ट देने स्टार्ट कर दिए। इस टाइम वहां पर बहुत एंजॉयमेंट का माहौल था। वही कोई ऐसा था जो केसर और आरंभ को नफरत भरी नजरों से घूर रहा था। वो कोई और नहीं, माया जी थी।
वो बेहद नफरत करती थी आरंभ से और इसकी वजह खुद आरंभ ने उन्हें दी थी, वो भी उनके पति को पूरे राजस्थान के सामने मारकर। अमर प्रताप सिंह और अजय ठाकरे मतलब माया जी के पति, वो दोनों ही इल्लीगल बिजनेस में शामिल थे, दोनों ही लड़कियों की स्मगलिंग करते हैं। माया जी केसर और आरंभ को देखते हुए खुद से बोली, जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो, ये तुम्हारी आखिरी मुस्कुराहट है, क्योंकि कल जो होगा वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और ना ही यह खानदान बर्दाश्त कर पाएगा। बोलकर वो वहां से गुस्से से चली गई। बेबी शावर अभी भी चल रहा था। केसर आराम से बैठी हुई थी। उसने अपनी बेबी बम्प पर हाथ रखा हुआ था। आरंभ को एक कॉल आया था, इसलिए वो वहां नहीं था। सभी लोग बिजी थे कि अचानक से वहां की सारी लाइट्स ऑफ हो गई। कोई कुछ रिएक्ट करता कि उससे पहले ही स्टेज की तरफ एक लाइट जली। सामने आरंभ गिटार लेकर बैठा हुआ था। उसे देखते ही ना जाने क्यों पर केसर की दिल की धड़कनें शोर करने लगी थी। सबकी नजर आरंभ की तरफ थी। वही आरंभ की नजर केसर की तरफ थी, जो कि खुद उसे देख रही थी। आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, दिस इज फॉर यू हुकम रानी सा, ओनली फॉर यू। उद्धरण चिन्ह। तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाजी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के, आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम। ये लिरिक्स सुनते हुए केसर की आंखों में हल्की नम हो गई। कैसी दिल लगाई कर गए, रूह की रुबाई बन गए, खाली खाली दोनों थे जो, थोड़ा सा दोनों भर गए मैं और तुम। आरंभ खड़ा हो गया। उसने अपना गिटार सीधे मल्हार को पकड़ा दिया और खुद केसर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए गुनगुनाया, चलो जी आज साफ साफ कहता हूं, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है। यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूं, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है। आरंभ केसर के सामने आकर रुका और उसने केसर की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। केसर उसका हाथ थाम कर धीरे से खड़ी हो गई। आरंभ केसर का हाथ पकड़े हुए उसे स्पॉटलाइट के नीचे ले आया। लगे ना ये धूप जरूरी, लगे ना ये छांव जरूरी, मिलते हैं इश्क जमीन पर, अब दो ही नाम जरूरी मैं और तुम। आरंभ ने केसर को हल्का सा घुमाया और अब केसर की पीठ उसके सीने से लगी हुई थी। अपना खुदा भी होगा, अपना ही रब ले लेंगे, खुद की बना के दुनिया, ये जिंदगी जी लेंगे मैं और तुम। आरंभ ने केसर को वापस अपनी तरफ घुमाया। केसर के दोनों हाथ अब उसके कंधों पर आ चुके थे। आरंभ के दोनों हाथ केसर की पीठ पर थे। चलो जी आज साफ साफ कहता हूं, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है। यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूं, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। आरंभ ने केसर का सर से अपना सर जोड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई लव यू हुक्म रानी सा। केसर के दोनों गाल हल्के हल्के लाल हो गए और उसने शर्म से अपनी पलकें झुका ली। तभी सारे लाइट्स ऑन हो गई। थोड़ी देर बाद आरंभ केसर को लेकर कमरे में आ चुका था। ये सब खत्म होते होते केसर बुरी तरह से थक गई थी। बैठे बैठे उसके लोअर बैक में दर्द होने लगा था। वो बेड पर बैठकर बार अपने बैक को सहलाए जा रही थी। तभी आरंभ वहां आया। उसके हाथ में एक लाइट ब्लू कलर की मैटर्निटी ड्रेस थी। वो केसर की तरफ देखकर बोला, इट्स टाइम टू चेंज हुक्म रानी सा। बोलकर उसने केसर को उठने में मदद की और फिर उसकी ड्रेस दूसरी कंधे से भी नीचे की। इसके साथ ही केसर की ड्रेस नीचे गिर गई। आरंभ ने केसर को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर गहरी सांस ली। केसर अभी सिर्फ उसके सामने अपने इनज में खड़ी थी। आरंभ ने केसर को उसकी ड्रेस पहनना दी और केसर को बेड पर बैठाया और फिर बाहर चला गया। केसर ने अपनी बेबी बम्पर को हाथ में रखा और सोचने लगी। वो कुछ सोच रही थी कि तभी आरंभ अंदर आया। इस वक्त आरंभ के हाथ में एक ट्रे थी। उसने ट्रे नाइट स्टैंड पर रखा और वो केसर के पास बैठ गया। केसर ने ट्रे में रखे सामान को देखा और फिर आरंभ से बोली, थैंक यू, हमें सच है इसकी जरूरत थी। आरंभ ने केसर की लोअर बैक पर हाथ रखा और उससे बोला, आई नो, और अब आपको सोना चाहिए क्योंकि कल मंदिर भी तो जाना है ना, मल्हार और सानवी की शादी का कार्ड रखने। केसर धीरे से बोली, हाँ, लेकिन क्या आप सच में हमारे साथ नहीं आएंगे मंदिर? आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर बोला, हम आएंगे लेकिन बाद में, सुबह में हमारी एक मीटिंग है, मीटिंग के बाद हम मंदिर आ जाएंगे, ओके? अब कोई बात नहीं होगी, अभी मैं आप आराम करो। उद्धरण चिन्ह। बोलकर आरंभ ने केसर के सर पर किस किया और फिर वो उसकी लोअर बैक पर मसाज करने लगा। आरंभ ने केसर को लेटने का इशारा किया। केसर आरंभ की तरफ पीठ करके लेट गई। आरंभ ने केसर के फ्रंट की तरफ एक पिलो रखा और वो उसके पीछे लेटकर उसके लोअर बैक की मसाज करने लगा।
थोड़ी ही देर में केसर की आंखें लग गई। वही आरंभ की आंखों से नींद गायब थी। उसने अपना लैपटॉप उठा लिया और उसने कुछ करना लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। जोधपुर राजस्थान। अगली सुबह केसर बाकी सब के साथ मंदिर आई हुई थी। यहाँ पर कोई रस्म होने वाली थी जो केसर को ही करना था, इसलिए वो यहाँ आई थी। वारन उस किडनैपिंग वाले कांड के बाद आरंभ ने उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा था। कल से मल्हार और सानवी की शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। आज वो लोग शादी का कार्ड भगवान जी को देने आए थे और मल्हार और सानवी के नाम की पूजा करवाने। सानवी और मल्हार एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मल्हार एक अनाथ था और सानवी एक रॉयल प्रिंसेस, इसलिए मल्हार कभी अपनी फीलिंग को कंफ्यूज नहीं करता था। लेकिन जब माया जी ने सानवी की शादी जबरदस्ती करवाने की कोशिश की तो मल्हार चाहकर भी अपनी फीलिंग छुप नहीं पाया। घर वालों उनके रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ माया जी को छोड़कर, क्योंकि उनकी नज़र में सानवी उनके लिए लॉटरी का टिकट थी जो उसे बहुत सारे पैसे दिलवा सकती थी। लेकिन आरंभ के फैसले के सामने वो मजबूर थी। इधर उन लोगों की पूजा अब तक खत्म हो चुकी थी। अब सब लोग मंदिर के पीछे वाला एरिया में थे जहां पर सिंह परिवार की तरफ से भंडारा करवाया जा रहा था। यहां पर पूरा सिंह परिवार था, सिर्फ आरंभ और आदित्य जी को छोड़कर। उन दोनों की मीटिंग थी, इसलिए वो दोनों बाद में आने वाले थे। वही केसर सानवी के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी, क्योंकि उससे ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तभी पंडित जी उन दोनों के पास आकर बोले, हुकुम रानी सा, ये माता रानी का चढ़ाया हुआ कलावा है। हम इसे आपके हाथ पर बंद देते हैं। ये आपके और आपके होने वाले बच्चों को हर बुरी से प्रोटेक्ट करेगा। केसर ने बिना कुछ बोले अपना हाथ आगे कर दिया। पंडित जी ने जल्दी से केसर के हाथ पर कलावा बंधा दिया। तभी उनकी नजर एकदम से केसर के हाथ की तरफ चली गई। वो अचानक से बोले, खुशियां बहुत हैं आपकी किस्मत में, और आपकी हर खुशी की वजह उस इंसान से जुड़ी है जिससे आप प्यार करती है। केसर धीरे से बोली, मतलब हम कुछ समझे नहीं। पंडित जी केसर का हाथ देखते हुए बोले, संभल कर हुकुम रानी सा, जिस रास्ते पर आप भी, वो रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं है। आपका एक गलत कदम आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीन लेगा। ये सुनते ही पता नहीं, लेकिन केसर का दिल बेचैनी से घिर गया। अचानक से उसका हाथ उसके पेट पर चला गया। सानवी केसर को परेशान देखकर जल्दी से बोली, भाभी सा, आप खामखा परेशान हो रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है और आज के टाइम पर ये सब कोई नहीं मानता। ओके, अब आप परेशान मत होइए। केसर ने सानवी की तरफ देखा लेकिन वो कुछ बोली नहीं। तभी एक बच्चा वहां पर आकर बोला, दी आपको रानी सा बुला रही है। सानवी केसर से बोली, भाभी सा आप यहीं रुकिए, हम बस अभी आए। ये बोलकर सानवी वहां से मंदिर के पीछे की तरफ चली गई। इधर केसर पंडित जी की बातों के बारे में सोच रही थी। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। उसे आरंभ चाहिए था, अब बस उसे आरंभ की बाहों में ही सुकून मिलने वाला था। वो उठी और वहां से जाने लगी, तभी उसका फोन बजा। केसर ने जल्दी से अपना फोन चेक किया, उसकी स्क्रीन पर हुकुम सा नाम फ्लैश हो रहा था। केसर ने जल्दी से कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से आरंभ बोला, कहाँ है आप? केसर जल्दी से बोली, हम तो मंदिर में ही हैं, लेकिन अब हमें यहाँ अच्छा नहीं ला रहा, इसलिए हम आपके पास आ रहे थे, आपके ऑफिस। आरंभ धीरे से बोला, क्या हुआ? किसी ने कुछ लगा या फिर कहीं दर्द हो रहा है? बताइए ना हुकुम रानी सा। केसर धीरे से बोला, नहीं हम ठीक है हुकुम सा, बस थोड़ी बेचैनी सी हो रही है, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप कहाँ हो, प्लीज हमारे पास आ जाओ ना। आई नीड यू। आरंभ अपनी कार की स्पीड बढ़ते हुए बोला, शुश बेबी रिलैक्स, ओके आई एम कमिंग। रास्ते में हम हैं, अगले 5 मिनट हम आपके सामने होंगे, ओके। अब तक केसर की आंखें नम हो चुकी थीं, उससे एक अलग ही बेचैनी हो रही थी। वो धीरे से बोली, प्लीज जल्दी आ जाएं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। इधर सानवी आराधना जी के पास आकर बोली, मामी से आपने हमें बुलाया? आराधना जी कुछ पल रुककर बोली, नहीं बेटा, हमने तो आपको नहीं बुलाया। सानवी कंफ्यूज्ड होकर बोली, लेकिन उस बच्चे ने तो बोला, आप हमें बुला रही हैं। तभी मल्हार को अचानक से एक बात हिट कर गई। वो जल्दी से बोली, सानवी हुकुम रानी सा कह रही है। सानवी कुछ कहती है, उससे पहले ही केसर के चिल्लाने की आवाज उस जगह पर गूंज गई। इधर आरंभ ने एकदम से अपनी कार रोकी। वो मंदिर पहुंच चुका था। उसने एकदम से ब्रेक लगाया क्योंकि सामने से बहुत जोर की आवाज आई थी।
आरंभ की नजर सीधे सामने चली गई। सामने केसर नीचे गिरी हुई थी, उसने कसकर अपना पेट पड़ा हुआ था और वो दर्द से तड़प रही थी। केसर को दर्द से तड़पते हुए देखकर आरंभ के चेहरे का रंग उड़। आरंभ जल्दी से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, हुकुम रानी सा। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए उसने केसर के गाल पर हाथ रखा। केसर उसे देखकर दर्द से तड़पते हुए बोली, आहे, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ कीजिए, हम मर जाएंगे प्लीज। आरंभ चिल्ला कर बोला, चुप, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होने देंगे हम। ये सुनती केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, उसका पूरा चेहरा दर्द की वजह से लाल हो गया था। अब तक पूरी फैमिली वहां पर आ चुकी थी, सिर्फ एक को छोड़कर। आरंभ ने केसर को धीरे से उठाया और कार की तरफ बढ़ गया। मल्हार जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, हुकुम सा, आप हुकुम रानी सा को संभालिए प्लीज। आरंभ और उसने केसर की गाड़ी में उसे बैक सीट पर बैठाया और वो खुद भी उसके पास बैठ गया। वही मल्हार ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। मल्हार जल्दी से डॉक्टर संध्या से कांटेक्ट करें। बोलते हुए आरंभ ने अपना रुमाल निकाला और फिर उसने रुमाल केसर के सर पर रखा। वो उसका खून रोकने की कोशिश कर रहा था, जो कि बहुत ज्यादा बहे जा रहा था। केसर के सिर पर भी चोट आई थी और उसका ब्लड हैवी फ्लो से बह रहा था। आह! उद्धरण चिन्ह। केसर ने दर्द से कराहते हुए आरंभ की शर्ट अपनी मुट्ठी में भींच लिया, उससे ये दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आरंभ केसर के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, कुछ नहीं होगा हुकुम रानी सा, हम हैं ना आपके साथ। आरंभ केसर को देख समझ गया था कि वो डर गई है। आरंभ धीरे से बोला, प्लीज हुकुम रानी सा, अपनी आंखें बंद मत होने दीजिए प्लीज। बोलते हुए आरंभ की नजर केसर की पेट की तरफ चली गई और उसकी आंखें नम हो गई। केसर रोते हुए वो, हुकुम सा बेबी, उससे कुछ होगा तो नहीं ना। बोलते हुए एक बार फिर वो जोर से चिल्लाए। केसर को अब ब्लीडिंग होने लगी थी। ये देखते ही आरंभ एकदम से अपने महल पर फ्रीज हो गया, पर फिर भी उसने केसर को समझाते हुए कहा, हम कह रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा बेबी को और ना आपको। केसर ने दर्द से तड़पते हुए कसकर अपनी आंखें बंद ली। वो लंबी लंबी सांसें लेते हुआ बोली, हुकुम सा वो बो आसा। आरंभ केसर को अपने गले से लगाते हुए बोला, शश, कुछ मत बोलिए अभी और अपनी आंखें खुली रखिए। थोड़ी देर बाद मल्हार ने हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोकी। आरंभ बिना कुछ बोले केसर को अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर गया। थोड़ी देर बाद केसर अंदर थी, वहीं आरंभ बाहर था, उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो सामने दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहां केसर को ले जाया गया था। अंदर से उसके चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अब तक पूरी फैमिली वहां आ चुकी थी, सबके चेहरे पर परेशानी और डर साफ नजर आ रहा था। आराधना जी धीरे से बोली, सब कितना अच्छा चल रहा था, पता नहीं ये सब कैसा हो गया, मेरी बच्ची। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए उनकी आंखें नम हो गई। कुछ देर बाद डॉक्टर संध्या ऑपरेशन रूम से बाहर आई और उन्होंने आरंभ से बोली, हुकुम साहब प्लीज मेरे साथ आइए। बोलकर वो अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। आरंभ भी उसके साथ वहां से चला गया। इधर आरंभ डॉक्टर संध्या से बोला, डॉक्टर, हुकुम रानी सा ठीक है ना। डॉक्टर संध्या धीर से बोली, हुकुम सा, डिलीवरी करनी पड़ेगी। उनकी कंडीशन पहले ही काफी बिगड़ चुकी है। अब अगर बेबी को बचाना है तो हुकुम रानी सा की प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी पड़ेगी। आरंभ कुछ पल रुककर बोला, 1 महीना बचा था अभी डॉक्टर, मतलब। डॉक्टर संध्या बीच में बोली, हम कुछ नहीं कर सकते हुकुम सा, वो सीधा पेट के बल गिरी है, डिलीवरी करना जरूरी है, वाटर ब्रेक हो चुका है, वो लेबर में है ऑलरेडी। आरंभ बेचनी से बोला, इस सब से हुकुम रानी सा को तो कुछ नहीं होगा ना। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर संध्या उसे देखते हुए बोली, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, पर उसके लिए आपके उनके साथ होना जरूरी है। डर गई है वो और कुछ ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। आप प्लीज जल्दी आइए मेरे साथ। ये कहते हुए उन्होंने आरंभ को ग्लव्स और सैनिटरी क्लॉथ दे दिए और वहां से सीधे निकलकर उस कमरे में चली गई जहां केसर थी। आरंभ ने एक गहरी सांस ली और वो सीधे अंदर चला आया। अंदर केसर वो दर्द से चिल्ला रही थी। आरंभ जल्दी से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, शश, हुकुम रानी सा, रिलैक्स। केसर अपने नाखून आरंभ के हाथ में चुभते हुए बोली, हुकुम सा वो। इतना बोलते ही वो जोर से चिल्लाए। आरंभ उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, हुकुम रानी सा, हमारी तरफ देखिए, ओके, हमारा बेबी आने वाला है ना।
आप ऐसी हिम्मत नहीं हार सकती, राइट? ये सुनते ही केसर की आंख से आंसू बहने लगे। उसने एकदम से डॉक्टर संध्या की तरफ देखा और फिर वो एक बार जोर से और चिल्लाए। डॉक्टर संध्या जल्दी से बोली, हुकुम सा, उन्हें सोने मत दीजिए। थक गई है, आई नो, बट अभी उन्हें जगा कर रखन होगा, आंखें नहीं बंद होनी चाहिए। बोलते हुए वो केसर के पैरों को अलग करती हैं और केसर का गाउन ऊपर करती हैं। डॉक्टर संध्या केसर को देखते हुए बोली, पुश हुकुम रानी सा। केसर पुश करते हुए तेजी से चीखती हैं। उसकी की पकड़ आरंभ के हाथ पर मजबूत हो गई थी। इतना कुछ उसके नाखून आरंभ के हाथ में चुभ रहे थे, पर आरंभ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस केसर का चेहरा देख रहा था। डॉक्टर संध्या एक बार फिर से बोली, हुकुम रानी सा, थोड़ा सा और, प्लीज, यू हैव टू डू दिस। केसर अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, आई कांट, हमसे नहीं हो रहा, प्लीज। आरंभ केसर के सिर को सहलते हुए बोला, हुकुम रानी सा, लुक, हम हैं ना, आपके पास कुछ नहीं होगा। प्लीज एक बार फिर एक बार कोशिश कीजिए, प्लीज हुकुम रानी सा, हमारे बेबी के लिए। ये सुनते ही केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। जोर से चीखती हैं और पुश करती हैं। इसी के साथ एक बच्चे की रोने की आवाज पूरे वार्ड में गूंजने लगी। इसके साथ केसर एकदम से निढाल होकर बिस्तर पर गिर गई। आरंभ कुछ पल केसर को देखता रहा और उसने एक गहरी सांस ली। वो धीरे से बोला, हुकुम रानी सा। केसर ने हल्के से आंखें खोली पर वो कुछ बोली ना, बस उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। आरंभ ने केसर के सिर को प्यार से चूम लिया। आज उसने जो खुशी उसे दी थी वो भी इतनी तकलीफ सहने के बाद कि उसके बदले में आरंभ के पास शब्द नहीं थे केसर को थैंक यू बोलने के लिए। केसर के साथ साथ वो भी डर गया था। उसकी हालत देख कितने बुरे ख्यालों ने उसे घेर लिया था, पर भगवान ने उनके साथ कुछ बुरा नहीं होने दिया। वही केसर की आंखें बंद हो गई। उसे पता नहीं चला कि कब वो गहरी नींद में चली गई। डॉक्टर आरंभ के देखा कर धीरे से बोली, हुकुम सा बेटा हुआ है, कंग्रेचुलेशन, आप पापा बन चुके हैं और वो रहा आपका बेबी बॉय। उद्धरण चिन्ह बोलकर डॉक्टर ने एक तरफ इशारा किया। आरंभ ने सीधे उस तरफ देखा। नस के हाथ में उसका बेटा था, उसका खुद का बच्चा था, उसका अंश, उसके प्यार की निशानी। आरंभ चुपचाप उसे देख रहा था। तभी डॉक्टर संध्या बोली, प्रीमेच्योर डिलीवरी है, इसलिए अभी आप बच्चे को सिर्फ दूर से देख सकते हैं। एक बार उसका चेकअप हो जाए उसके बाद आप उसे गोद में ले सकते हैं। बोलकर उन्हें नर्स को इशारा किया। वो नर्स तुरंत वहां से बच्चे को लेकर चली गई। केसर को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करना था, इसलिए आरंभ बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही आदित्य जी उसके गले लगाकर बोले, कंग्रेचुलेशन बेटे के बाप बने हो आप। उद्धरण चिन्ह आरंभ धीरे से बोला, आई नो डैड। बोलकर उसने गहरी सांस ली और जाकर बेंच पर बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आराधना जी उसके पास बैठते हुए बोली, क्या हुआ आरंभ, आप ठीक नहीं लग रहे हैं, कोई बात हुई है क्या? उद्धरण चिन्ह आरंभ अपनी आंखें खोली कर बोला, डॉक्टर ने कहा वो पेट के बल गिरी थी। वो कैसी गिरी छोटी माँ, आप सबका हाथ वो इतनी लापरवाही नहीं है कि खुद को संभाल नहीं पाए। वो बात कर रही थी हमसे, सब कुछ ठीक है। अगले 5 मिनट के अंदर ऐसा क्या हो गया कि उनकी ये हालत हो गई? सानवी आगे आकर एकदम से बोली, आई थिंक आई नो भाभी के साथ क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह ये सुनते ही सबकी नजर सानवी की तरफ चली गई, जिसकी आंखें आंखों से भरी हुई थी। सानवी गहरी सांस लेकर बोली, भाई सा, माँ सा यहाँ नहीं है। वो उस वक्त भी वहां नहीं थी जब भाभी सा गिरी थी। हमने राजमहल कॉल करके पूछा, वहां भी नहीं है। बोलते हुए वो सिसकने लगी। जोधपुर राजस्थान अगली सुबह केसर की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन था, इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद उसने फिर से अपनी आंखें खोली और कुछ पल सीलिंग की तरफ देखने के बाद उसने अपनी नजरें घुमाई। उसे पता चला कि वो हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। केसर का हाथ एकदम से अपने पेट की तरफ चला गया। अपने बेबी बम्प को फील ना करते हुए उसकी सांस ही अटक गई। उसकी आंखें नम हो गई। तभी उसकी नजर आरंभ की तरफ चली गई, जो खिड़की के पास खड़ा था। केसर धीरे से बोली, हुकुम सा। केसर की आवाज सुनते ही आरंभ एकदम से अपने होश में आया। उसने पलट कर केसर की तरफ देखा, जो उठने की कोशिश कर रही थी। आरंभ जल्दी से उसके पास आया और बोला, क्या कर रही हैं आप, संभल कर, वरना दर्द होगा आपको। बोलते हुए उसने केसर को उठकर बैठने में मदद की। केसर अपने भरे गले से बोली, हुकुम सा, हमारा बेबी।
आरंभ केसर के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, हमारा बेबी हमारे पास है और बिल्कुल ठीक है, आप जो चाहती थी वही हुआ। वी हैव बेबी बॉय। ये सुनते ही केसर के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। उसे बस एक बार अपने बेबी को देखना था। वो अभी कुछ बोलती कि तभी वार्ड का दरवाजा खुला और नस बेबी को लेकर अंदर आए। बेबी को देखते ही केसर के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। केसर अपनी नम आंखों के साथ बोली, माय बेबी। उद्धरण चिन्ह। आरंभ केसर के आंसू साफ करते हुए बोला, डोंट क्राई हुकुम रानीसा। बोलकर आरंभ ने केसर के फॉरहेड पर किस कर लिया। आरंभ ने केसर की गोद में बेबी को दिया और धीरे से बोला, जस्ट लुक एट हिज फेस एंड हिज इनोसेंस। केसर बेबी को देखते हुए धीरे से बोली, माय बेबी, मम्मा ने आपका बहुत वेट किया है। एंड लुक, आप मम्मा के पास आ ही गए। बोलकर केसर बेबी के फॉरहेड पर किस कर लिया। अचानक से बेबी ने अपनी आंखें खोली और केसर को अपनी नीली आंखों से देखने लगा। वो अपना हाथ उठाकर केसर के चेहरे को टच करने लगता है। केसर ने मुस्कुराते हुए बेबी के हाथों को किस लिया। आरंभ धीरे से बोला, इसकी आंखें बिल्कुल आप पर गई है हुकुम रानीसा। ये सुनते ही केसर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। केसर के चेहरे पर मुस्कान को देखकर आरंभ को ऐसा लगा रहा था मानो उसकी सांस वापस आ गई हो। आज उसने जो खुशी उसे दी थी वो भी इतनी तकलीफ सहने के बाद कि उसके बदले में आरंभ के पास शब्द नहीं थे केसर को थैंक यू बोलने के लिए। केसर के साथ साथ वो भी डर गया था उसकी हालत देख, कितने बुरे ख्यालों ने उसे घेर लिया था। पर भगवान ने उनके साथ कुछ बुरा नहीं होने दिया। आरंभ बेबी को केसर के हाथ से लेकर बोला, बस बहुत हुआ, अब अभी आपको आराम की जरूरत है और बेबी को सोने की। बोलकर उसे बेबी की उसको क्रिप में रख दिया था, जो कि वही साइड में था। बेबी इस वक्त जाग रहा था और इधर उधर देख रहा था। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और डॉक्टर संध्या अंदर आई। वो केसर को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, हुकुम रानीसा, अब आपको कैसा लग रहा है। केसर डॉक्टर संध्या की तरफ देखा कर धीरे से बोली, आई एम ओके डॉक्टर। डॉक्टर संध्या आरंभ की तरफ देखकर बोली, हुकुम सा बेबी की रिपोर्ट आ गई है और बेबी बिल्कुल ठीक है और काफी हेल्दी भी है। प्रीमेच्योर डिलीवरी या फिर गिरने की वजह से ओएल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। उद्धरण चिन्ह। वेल, मुझे एक बार हुकुम रानीसा को चेक करना है, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं। आरंभ ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वार्ड से बाहर चला गया। बाहर आते ही आरंभ की नजरें मल्हार की तरफ चली गई जो कि एक तरफ खड़ा था। बाकी सब घर का चुके थे, हॉस्पिटल में बस आरंभ और मल्हार ही थे। आरंभ मल्हार को देखकर बोला, व्हाट हैपन। धीरज महाजन की कोई अपडेट। मल्हार कुछ पल रुककर बोला, वो इस वक्त जोधपुर में ही है और बहुत शांत है। आपने जब से उसकी कंपनी और फैक्ट्री को बर्बाद किया है वो तब से बहुत शांत है। आरंभ कुछ पल रुककर बोला, व्हाट अबाउट मधु प्रताप सिंह। मल्हार धीरे से बोला, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया से ही गायब हो चुकी है। आरंभ कुछ पल रुककर बोला, पता नहीं चल रहा तो पता लगाइए मल्हार, शी इज डेंजरस। बोलते हुए उसने मल्हार की तरफ देखा जो कुछ सोच रहा था। आरंभ उसे देखकर बोला, व्हाट, क्या सोच रहे हैं आप। मल्हार कुछ पल रुककर बोला, हुकुम सा, हम ये सोच रहे हैं कि अगर हुकुम रानीसा को पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। आरंभ बीच में बोला, नहीं पता चलेगा इन्हें, बताएगा कौन, आप, हम या फिर परिवार से कोई। बोलकर वो आगे बढ़ गया। तभी मल्हार धीरे से बोला, पर हुकुम सा, अगर गलती से भी हुकुम रानीसा को पता चलेगा कि आपने बुआसा को जान से मार दिया है तो फिर वो। तभी आरंभ उसे देखकर बोला, आई टोल्ड यू मल्हार, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। इधर केसर इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी और उसके गोद में बेबी था जिसे वो ब्रेस्ट फीड कर रही थी। थोड़ी देर बाद बेबी सो चुका था। केसर बेबी को देखते हुए धीरे से बोली, माई क्यूट बेबी, आई एम वेटिंग। मुझसे वेट नहीं हो रहा कि मैं कब आप लोगों को आपका नाम दूंगी। वैसे तो आपको आपकी बुआ का नाम देगी, बट आई एम वेरी मच एक्साइटेड। इतना बोलकर उसने बेबी के गाल पर किस कर लिया। तभी वार्ड का गेट खुला और आरंभ अंदर आया। केसर की नज़र जैसे ही आरंभ पर गई उसकी आंखें बड़ी हो गईं क्योंकि इस वक्त उसके हॉस्पिटल गाउन के बटन खुले हुए थे और उसकी चेस्ट ओपन थी। केसर का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो जल्दी से अपने बटन को लगाते हुए बोली, हुकुम सा, ऐसा को अंदर आता है। आरंभ केसर की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, हुकुम रानीसा, ऐसा कुछ ही नहीं है जो हमने ना देखा हो, फिर चाहे वो कुछ भी हो। ओके।
बोलते हुए उसने केसर को ऊपर से नीचे तक देखा, वही केसर का चेहरा देखा जो पूरा लाल हो चुका था। केसर कुछ बोलती उससे पहले ही आरंभ ने बेबी को लेकर क्रिप में लिटा दिया और फिर वो केसर के पास बैठ गया। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर बोला, अभी 2 दिन तक आपके हॉस्पिटल में ही रुकन पड़ेगा, ओके। केसर धीरे से बोली, लेकिन हमें हॉस्पिटल नहीं पसंद। बोलकर उसने मुंह बना लिया। आरंभ उसके माथे पर किस करके बोला, आई नो बट फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। अब कोई बात नहीं होगी क्योंकि आपको आराम की जरूरत है। बोलकर आरंभ ने लेटने में उसकी हेल्प की और वही उसके पास बैठ गया। आरंभ केसर के बालों को सहलाते हुए बोला, जस्ट स्लिप ओके, बेबी को हम हैंडल कर लगे। केसर ने अपनी आंख बंद कर ली, थोड़ी ही देर में वो सो चुकी थी। आरंभ चुपचाप उसका मासूम चेहरा की तरफ देखा जा रहा था। जोधपुर राजस्थान हॉस्पिटल। रोने की आवाज सुनकर केसर ने हल्के से अपनी आंखें खोली और उसने आरंभ की तरफ देखा, जो बेबी को लेकर इधर उधर घूम रहा था। वो उसे चुप करा रहा था। केसर उठकर बैठते हुए बोली, हुकुम सा। ये सुनते ही आरंभ ने केसर की तरफ देखा। केसर जल्दी से बोली, आप बेबी को हमें दीजिए, शायद उसे भूख लगेगी है। आरंभ ने बेबी को उसकी गोद में दे दिया। केसर ने बच्चे को देखा, जो अपनी आंसू भरी नीली आंखों से उसे देख रहा था। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसे ऐसे देखकर केसर का दिल पसीज गया। केसर ने उसे बहुत साफ किया और फिर उससे ब्रेस्ट फीड करवाने लगी। आरंभ वही उसके पास बेड पर बैठ गया। केसर उसे देखकर बोली, आपने हमें उठाया क्यों नहीं? आरंभ धीरे से बोला, आप सो रही थी और हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। केसर जल्दी से बोली, ऐसा थोड़ा होता है हुकुम सा, अब बेबी को भूख लगेगी तो वो तो रोएगा ही ना। इस पर आरंभ ने कुछ नहीं कहा, वो बस केसर की नींद नहीं खराब करना चाहता था, वो पहले से ही दर्द में थी। थोड़ी देर बाद केसर ने सिर झुकाकर बेबी को देखती हैं जो आराम से सो रहा था। केसर ने गहरी सांस ली और फिर अपना सर आरंभ के सीने पर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। आरंभ ने बिना कुछ बोले केसर के फोरहेड पर किस कर लेता है। सुबह का वक्त। आरंभ ने सामने बैठी सानवी को देख रहा था, जो उसके सामने झुककर बैठी थी। आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? ऐसा कौन करता है? अपने आप को देखो, आंखें सूज गई है आपकी, चेहरे का बुरा हाल कर रहा है आपने। बोलते हुए आरंभ ने उसका चेहरा अपने सामने किया और अपने रुमाल से साफ करने लगा। सानवी भरे हुए गले से बोली, आई एम सॉरी भाई सा, सॉरी। बोलकर वो सिसक सिसक कर रोने लगी। आरंभ उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर बोला, बच्चा, हमने आपसे कुछ कहा या घर में किसी ने आपसे कुछ कहा? सानवी रोने हुए बोली, नहीं, लेकिन माँ की वजह से आप भाभी को खो सकते थे, अपने बच्चे को खो सकते थे। अगर कुछ हो जाता तो हम खुद को माफ नहीं कर पाते। उद्धरण चिन्ह। आरंभ बीच में बोला, कुछ नहीं हुआ और ना कुछ होगा, और अब खबरदार अगर अब आपके आंखों से एक भी आंसू निकला तो। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए उसने सानवी के आंसू साफ किए और बोला, लिसन, जो हुआ उसे भूल जाओ। आपको पता है ना कि आपका ऐसा कोई नहीं देख सकता, इकलौती बेटी है आप इस घर की, और अब तो कोई और भी है जो आपकी जिंदगी में आने वाला है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही सानवी एकदम से खामोश हो गई। आरंभ उठा और कमरे से बाहर जाते हुए बोला, मल्हार प्यार करता है आपसे और नहीं देख सकता वो आपको ऐसा। खुद को तकलीफ देकर आप उससे भी तकलीफ दे रही हैं। उद्धरण चिन्ह। आप दोनों की शादी होने वाली है, कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन हुई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप कुछ भी उल्टा सीधा सोचे, ओके। उद्धरण चिन्ह। बोलकर वो वहां से चला गया। इधर हॉस्पिटल में केसर के साथ आराधना जी थी और इस वक्त वो केसर के बालों में ऑयल से मालिश कर रही थी। बेबी इस वक्त सोया हुआ है। केसर आराधना जी से बोली, माँ सा, हम घर कब जाएंगे? हमें ना यहाँ हॉस्पिटल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आराधना जी उसके बालों की चोटी बनती हुई बोली, 2 दिन बाद, और कोई बात नहीं, अभी आपके खाने का वक्त हो गया है, हम आपके लिए खाना लेकर आते हैं, वो कार में रखा हुआ है, ओके। केसर कुछ बोलती है कि वार्ड का दरवाजा खुला और आरंभ अंदर आया। उसके हाथ में एक बैग था जिसका खाना था, जो आरंभ घर से लेकर आया। आराधना जी मुस्कुराते हुए बोली, अब आप आ गए हैं तो अब हमारी यहाँ कोई जरूरी नहीं है, हम बाहर ही हैं, कोई जरूरी हो तो आवाज लगा देंगे। बोलकर वो वहां से चली गई।
आरंभ ने टिफिन कॉफी टेबल पर रहा और एक प्लेट में खाना निकलकर केसर के पास आया और उसके सामने बेड पर बैठ गया। केसर ने प्लेट की तरफ देखा जिसमें दलिया था, ये देखते ही उसका मुंह बन गया। वो कुछ बोलती उससे पहला ही आरंभ बोला, बिल्कुल भी नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी आपको कुछ वक्त के लिए यही खाना पड़ेगा। आप जो खाएगी उसका सीधा असर अभी बेबी पर पड़ेगा, इसलिए कोई नखरे। केसर धीरे से बोली, अच्छा ठीक है, और हाँ हम नखरे नहीं करते। आरंभ हल्का सा मुस्कुराकर बोला, हाँ हमें पता है आप कितने नखरे करती हैं और कितनी नहीं। बोलकर उसने उसकी तरफ जल्द ही बढ़ा दिया। केसर ने बुरा सा मुंह बनाया, लेकिन वक्त उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए चुपचाप खाने लगी। केसर खाते हुए बोली, आप कहाँ थे पूरा दिन? हम आपका इंतजार कर रहे थे। आरंभ कुछ पल रुककर बोला, वो कुछ काम आ गया था, जरूरी था कि वरना आपको यहाँ कल छोड़ नहीं जाते। 2 दिन बाद शाम का वक्त, केसर इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी और डॉक्टर संध्या इसका चेकअप कर रही थी। आज केसर को डिस्चार्ज मिल रहा था। इस वक्त हॉस्पिटल में आरंभ, मल्हार और आराधना जी थे। केसर के बेड के पास आरंभ खड़ा था जो डॉक्टर को देख रहा था। केसर ने अभी उसका हाथ कसकर थाम रखा था। डॉक्टर ने केसर का हाथ छोड़ और फिर आरंभ को देखते हुए उससे बोली, हुकुम रानीसा इज टोटली फाइन हुकुम सा। डिस्चार्ज पेपर रेडी है, अब बस अपने सिग्नेचर चाहिए, फिर आप हुकुम रानीसा को लेकर जा सकते हैं। बेबी इज ऑल्सो फाइन। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर संध्या की बात सुन आरंभ ने हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर संध्या वहां से चली गई और डॉक्टर के जाने के बाद केसर ने आरंभ को देखा और जल्दी से बोली, सो फाइनली हम घर जा सकते हैं। आपको नहीं पता लेकिन ये 2 दिन हॉस्पिटल में हमारे कितने मुश्किल से बीते, बट नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड हुकम सा। उद्धरण चिन्ह। शाम का वक्त, करीब 2 घंटे बाद 2 कार्स राजमहल के बाहर आकर रुकी। पहली कार से आरंभ और केसर बेबी को लेकर बाहर निकले और दूसरी कार से मल्हार और आराधना जी। चारों राजमहल की तरफ बढ़ गए। कुछ देर बाद राजमहल के मेन डोर पर केसर और आरंभ अपने बेबी को लेकर खड़े थे। केसर हैरानी से पूरे हॉल को देख रही थी। पूरा राजमहल इस वक्त बलून से सजाया गया था। तभी आराधना जी एक आरती कथा लेकर वहां आए। उन्हें तीनों की आरती की और फिर उनकी नजर उतारी। थोड़ी देर बाद सब सोफे पर बैठे हुए थे। बेबी इस वक्त सो रहा था और सब उसे घेर कर खड़े थे और उसके उठने का इंतजार कर रहे थे। आरंभ जो केसर के साथ सोफे पर बैठा हुआ था वो उसके कान के पास अपना चेहरा ले जाकर धीरे से बोला, सो नाउ हैप्पी। केसर आरंभ की तरफ देखते हुए आपन सर हाँ में हिलाकर बोली, वेरी हैप्पी। आरंभ केसर के बालों पर किस करके बोला, मी टू। तभी आराधना जी केसर से बोली, आप जाकर आराम कीजिए, अभी आपके आराम की जरूरत है और बेबी हमारे पास है तो आप इसकी फिक्र मत कीजिए। केसर कुछ कहती उससे पहले ही आरंभ ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। केसर की पकड़ आरंभ के कॉलर पर कस गई। वो हैरानी से बोली, हुकुम सा आप ये क्या कर रहे हैं? सब हमें देख रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आरंभ कुछ कहता उसने पहले ही सानवी बोल पड़ी, नहीं नहीं हम सब कुछ भी नहीं देख रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनते ही केसर का पूरा चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना चेहरा आरंभ के गले में छुपा लिया। आरंभ केसर को देखते हुए बोला, देख लीजिए, इस मामले में आपसे ज्यादा समझदार हमारे घर वाले हैं। वेल थकी हुई है आप और अभी आपको आराम की जरूरत है। फिर वो आराधना जी की तरफ देखें, छोटी माँ बेबी अगर उठ जाए तो आप उसे लेकर 5th फ्लोर पर आ जाएंगे। बोलकर आरंभ ऊपर की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद दोनों अपने फ्लोर पर। आरंभ ने केसर को आराम से बिस्तर पर बैठा दिया। केसर उसे देखकर बोली, हुकुम सा हम ठीक है और आप जैसे बिना सोए बिना खुद पर ध्यान दिए हमारा और बेबी का ख्याल रख रहे हैं ना, वैसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। आरंभ उसके पास बैठते हुए बोला, हुकुम रानी सा आप इस दुनिया दूसरा सबसे बड़ा दर्द झेल कर आए हैं। इट्स नॉट ईजी टू डिलीवर अ चाइल्ड। उद्धरण चिन्ह। यू नो वॉट आपकी वो चीखें, आपका दर्द, आपके आंसू, वो सब देखकर ना बेबस फील कर रहे थे हम। उस वक्त दिल में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि कुछ ऐसा कर दे कि आपका वो दर्द खत्म हो जाए। उद्धरण चिन्ह। केसर आरंभ के सीने पर अपना सिर रखकर बोली, आई नो वो दर्द बहुत बड़ा था, लेकिन उस दर्द के बाद जो हमें खुश मिली है वो इस दर्द के सामने कुछ भी नहीं हुकुम सा। उद्धरण चिन्ह। आरंभ केसर के बालों पर किस करके बोला, यू नो वॉट, हमने सोच लिया है कि अब हम कोई बेबी नहीं करेंगे। I just don't want to see you again in this pain. उद्धरण चिन्ह।
बोलकर आरंभ खड़ा हुआ और वॉक इन क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। वही केसर बस उसे हैरानी से देखती रह गई। हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे, इसलिए वो चुपचाप बेड पर लेट गई। कुछ पल बाद आरंभ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर बाहर आया। वो केसर के पास बैठकर उसकी कुर्ती उठाकर उसके पेट को देखने लगा। केसर के पेट पर स्ट्रेच मार्क्स थे। आरंभ ने गहरी सांस ली और उन स्ट्रेच मार्क्स पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। केसर बस आरंभ को ये सब करते हुए देख रही थी। ऑइंटमेंट लगाने के बाद आरंभ ने झुककर केसर के पेट पर चुंबन कर लिया। केसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो धीरे से बोली, हम ठीक है। आरंभ केसर के चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, देख रहा है कि आप कितनी ठीक हैं। खैर छोड़िए इन्हें सब बातों को और सो जाए। बोलते हुए आरंभ ने उसे कंबल से ढक दिया। केसर जल्दी से बोली, लेकिन बेबी। आरंभ उसके बालों में अपनी अंगुलियां चलते हुए बोला, हम देख लेंगे, अब आंखें बंद। आरंभ की बात सुनते ही केसर ने अपनी आंख बंद कर ली। थोड़ी ही देर थी वो गहरी नींद में जा चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। आरंभ ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर सानवी खड़ी थी और उसके हाथ में बेबी था जो रो रहा था। सानवी आरंभ की बेबी देते हुए बोली, भाई सा ये बहुत रो रहा है, आई थिंक इसे भूख लगी है। ये बोलकर वो वहां से चली गई। आरंभ ने बेबी को देखा जो उसकी गोद में आती ही चुप हो गया था और इस वक्त वो अपने आंसू भरी नीली आंखें से आरंभ को घूर रहा था। आरंभ बेबी को लेकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। केसर अभी अभी सोई थी और वो उससे बिल्कुल भी नहीं उठाने वाला था। आरंभ बेबी को लेकर झूले पर बैठ गया और बेबी के आंसू साफ करते हुए बोला, सॉरी बेबी, आई नो आपको मम्मा चाहिए लेकिन अभी मम्मा सो रही है ना। अभी आप डैड के पास रहो, ओके। बेबी अपनी पलकें झपकाते हुए आरंभ को देख रहा था, मानो उससे बात समझ रहा हो। ये देखकर आरंभ के फेस पर स्माइल आ गई। आरंभ बेबी के गाल को टच करता है। बेबी अपनी पलकें झपकाता है। आरंभ बेबी की उंगलियों को दिखता है, वो बहुत छोटी थी। वो धीरे से बेबी के हाथों को टच करता है, तभी बेबी आरंभ की उंगली पकड़ लेता है। आरंभ बेबी के फॉरहेड पर किस करके बोला, आई लव यू बेबी, यू आर द सेकेंड मोस्ट प्रेशियस पर्सन इन माई लाइफ एंड फर्स्ट इज योर मॉम। आरंभ की बात सुन बेबी अपनी पलकें झपका देता है और अपना हाथ उठाकर आरंभ के चेहरे को टच करने लगता है। आरंभ ने धीरे से बेबी के हाथ पर किस किया और चुपचाप उसे देखने लगा। करीब 2 घंटे बाद केसर की आंखें खुली। वो उठकर बैठ गई। वो टाइम देखते हुए बोली, ओ गॉड, हम कितनी देर से सो रहे थे, हुकुमसा ने हमें उठाया क्यों नहीं। माय बेबी पता नहीं कितना रोया होगा वो। बोलते हुए केसर बेड से उठ गई। तभी उसकी नज़र बालकनी के स्लाइडिंग दरवाजे पर जो खुला हुआ था। वो कुछ सोचकर वो बालकनी की तरफ बढ़ गई, लेकिन बालकनी में पहुंचते ही उसके कदम अचानक रुक गए और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। सामने आरंभ बेबी को अपने सीने से लगाए हुए बैठे बैठे ही सो गया था। वो दोनों इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। केसर धीरे से बोली, ओ माय क्यूट बेबीज। बोलते हुए उसने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और जल्दी से उन दोनों के लिए कुछ प्यारी प्यारी तस्वीरें ले ली। रात का वक्त था और बाहर ठंडी हवा भी चली रही थी। केसर अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने आरंभ को उठाने की सोची। उसे अच्छे से पता था कि आरंभ इस वक्त बहुत थका हुआ है। बेबी के आने के बाद से वो बिल्कुल भी सोया नहीं था और ना उसे आराम करने का समय मिल रहा था। केसर ने आरंभ के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से उसे आवाज देते हुए बोली, हुकुम सा। आरंभ ने धीरे से अपनी आंख खोली। उसने अपनी नींद भरी आंखों से केसर की तरफ देखा। केसर आरंभ की गोद से बेबी को लेते हुए बोली, हुकुम सा, यहाँ ठंड है, अंदर चलिए वरना आपको और बेबी दोनों को ठंड लग जाएगी। आरंभ ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और खड़ा हो गया। अब तक केसर बेबी को लेकर कमरे में जा चुकी थी। केसर ने बेबी को आराम से बेड पर लेटा दिया और उसके दोनों साइड पिलो लगा दिया। तभी आरंभ ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। केसर धीरे से बोली, हुकुम सा। आरंभ की पकड़ केसर की पेट पर कस गई। आरंभ की आंखें बंद थी। वो केसर की गर्दन पर अपनी लंबी लंबी गर्म सांसें छोड़ते हुए उसकी सैंडलवुड फ्रेग्रेंस को स्मेल किए जा रहा था। केसर की सांसें बेकाबू हो गई। उसके हाथ उसकी कुर्ती पर कस चुकी थी और उसकी पूरी बॉडी गूज़बम्प्स से भरी हुई थी। वो दोनों काफी वक्त से एक दूसरे के करीब नहीं आए थे। आज इतने दिनों के बाद आरंभ को अपने इतने करीब पड़कर केसर उसकी बाहों में पिघलने लगी थी। केसर धीरे से बोली, हुकुम सा। हम
आरंभ ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके कमर को होल्ड करते हुए बोला, शुश आई नो एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, ओके। उद्धरण चिन्ह। बोलकर आरंभ ने केसर के माथे पर किस कर लिया और उसे छोड़ दिया। आरंभ उसे नाइट ड्रेस देते हुए बोला, चेंज कर लीजिए, तब तक हम डिनर ऊपर कमरे में ही मंगवा लेते हैं। केसर अपन सर हाँ में हिलाकर जल्दी से बाथरूम में चली गई। इस वक्त उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके कमरे में आई। आरंभ जो सोफे पर बैठकर अपना फोन चला रहा था, उसने अपना फोन बंद करके रख दिया और अपना एक हाथ केसर की तरफ बढ़ा दिया। केसर उसकी गोद में जाकर बैठ गई। वो आरंभ के गले में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, आई रियली मिस दिस। उद्धरण चिन्ह। आरंभ केसर की पीठ पर अपनी उंगलियों से पैटर्न बनाते हुए बोला, व्हाट हुक्म रानी सा। केसर अपना सर उठाकर आरंभ की आंखों में दिखते हुए बोली, योर लैप। उद्धरण चिन्ह। आरंभ केसर के बोलों को उसके कान के पीछे तुक करते हुए बोला, ओ आई थॉट यू मिस्ड समथिंग एल्स टू। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही केसर की आंखें बड़ी हो गई। वो आरंभ के सीने पर मरते हुए बोली, बेशरम हुकुम सा। आरंभ केसर की नाक पर बाइट करते हुए बोला, सिर्फ आपके लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।